लब पर हर दम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे। लब पर हर दम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे। जगमग 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 उनकी अता से मेरे, शाम सवेरे। जगमग जगमग उनकी अता से मेरे, शाम सवेरे। दर से हमें ना उनके उठाए, तालिबे जन्नत जन्नत जाए। हम तो लगाए, हम तो लगाए उनकी गली के फेरे, शाम सवेरे। हम तो लगाए उनकी गली के फेरे, शाम सवेरे। आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, मुँह मांगी वो पा भी रहे हैं, मुँह मांगी वो पा भी रहे हैं। उनके दर पर हमसे गदा बहुत तेरे, शाम सवेरे। लब पर हर दम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे। उनके नगर में रात नहीं है, अंधियारों की बात नहीं है। गुंबद खज़रा पल पल नूर बखेरे, शाम सवेरे। गुंबद खज़रा पल पल नूर बखेरे, शाम सवेरे।
लब पर हर दम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राजी पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। जुमा मुबारक। आज 11 रबीउल अव्वल, हम उसकी मुनासबत से राइजिंग पाकिस्तान का एक आगाज़ भी कर रहे हैं इस प्रोग्राम का, और उसकी मुनासबत से गुफ्तगू करने की कोशिश भी करेंगे। और जिस तरह मैंने कहा, आज का दिन हम उसकी मुनासबत से जब बात करते हैं, बड़ा मुबारक दिन है, जुम्मत मुबारक। प्लस जो एक घड़ियाँ हैं, जो ये महीने की हम बात करते हैं रबीउल अव्वल, और इसमें जो फॉर्मेट है हमारा, उसी के अकॉर्डिंगली हमने प्रोग्राम का आगाज़ यानी हमारी गुफ्तगू से भी पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। और अभी प्रोग्राम के आगाज़ में हम आज कोशिश करेंगे कि उस टाइम एंड स्पेस की बात करें। 1500 साल पहले वो वक्त, उस वक्त की कितनी इंपॉर्टेंस, के उस वक्त वो जो अंधेरे हैं उनका छट जाना कितना ज़रूरी हो गया था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के उस वक्त का जो दौर था, उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। आज हम इस मौजू पे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि कैसे फिर अंधेरों के जुल्मत के बादल छट गए और फिर एक ऐसा नूर, एक ऐसा सूरज तलू हुआ जो रहती दुनिया तक है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं सैयद अज़मत हुसैन शाह गिलानी साहब, उनको हम वेलकम भी करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम ज़रूर चाहेंगे कि आज आगाज़ में 1500 साल पहले जो हालात थे, जो अरब के मुसलमान थे, वो उनके हालात, उस वक्त के हालात क्या थे, उस वक्त क्या माहौल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पूरी दुनिया जहालत और गुमराही की लपेट में थी। बिलखुसूस अरब में शिर्क, बुत परस्ती आम थी। औलादे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम होने की वजह से सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आबा व अजदाद का सिलसिला था, वो शिर्क से दूर थे और बुत परस्ती से दूर थे। बाकी कोई भी ऐसी बुराई नहीं थी जो उस माशरे में ना पाई जाती हो। बात बात पे झगड़े, झूठ, फ्रॉड, ख़यानत, बदकारियाँ ये आम थीं। कुरान हम हकीम किताब हिकमत है, तो वो ज़्यादा तफसीलात में जाने के बजाय एक दो जुमलों में पूरा नक्शा खींचता है। फरमाया इन कानू मिन क़ब्लो लफ़ी दलाल मुबीन, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले, तशरीफ़ आवरी से पहले, ऐलान नबुव्वत से पहले और हिदायत का नूर देने से पहले वो खुली गुमराही में मुब्तला थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो उस माशरा में ना पाई जाती हो। तो अल्लाह ताला ने ऐसे घटाटोप अंधेरों के माहौल में हिदायत का सूरज तुलू फरमाया। लक़द मन अल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फिर अल्लाह ताला का ये एहसान हुआ कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में मबूस फरमाया। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि तुम लोग जहन्नम के किनारे तक पहुँच चुके थे, तो अल्लाह ताला ने अपना रसूल भेज कर तुम्हें हिदायत अता फरमाई। तो अरब के उस माहौल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर किस्म की बुराई से महफूज रहना और 40 साल तक ऐसा साफ़ किरदार रखना, ये भी आपने इसको अपनी नबुव्वत की दलील बनाया। आप देखें, जब सीरत पढ़ते हैं, कुरान हकीम पढ़ते हैं, तो जिस वक्त आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया, तो आपने सबसे पहले चाँद 2 टुकड़े होने वाला मौजज़ा नहीं दिखाया, सूरज को वापस पलटाने वाला मौजज़ा नहीं दिखाया, बल्कि फ़रमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मैं अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ। क्या आज तक मैंने किसी की तरफ गलत नज़र उठाकर देखा है? किसी की अमानत में ख़यानत की है? किसी के साथ कभी झूठ बोला है, धोखा किया है? तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि इतने बुरे माहौल में जब मैं इतना पाक और साफ़ किरदार रहा हूँ, तो फिर कोई ज़ात तो है जिसने मुझे बचा के रखा हुआ है।
और मैं उसी की तरफ तुम्हें दावत दे रहा हूँ। और ये दुनिया जानती है, अपने और बेगाने जानते हैं कि आपके किरदार पर कोई उंगली न उठा सका, बल्कि जो जान के दुश्मन थे वो भी सादिक और अमीन कहते थे। जब आपने फरमाया कि ऐलान सबसे पहला ये था, आप फारान की एक चोटी पे खड़े हुए, बुलंद चोटी थी और लोग नीचे की तरफ थे। पिछली तरफ से आपने फरमाया कि देखो, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि दूसरी साइड से कोई दुश्मन तुम पे हमला कर रहा है तो तुम यकीन करोगे या नहीं? उन्होंने कहा यकीन कर लेंगे, इसलिए कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो फरमाया फिर इस बात पर भी यकीन करो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यानी आपने, अब देखें इसमें आले इल्म ये बात करते हैं कि नबुव्वत दरअसल बुलंद चोटी को अरबी ज़ुबान में कहा जाता है। लुग़त अरब को समझे बग़ैर कुरान और हदीस की समझ मुश्किल होती है। तो नबुव्वत एक बुलंद चोटी है जिस पे एक बंदा खड़ा है, वो इस तरफ भी देख रहा है, उस तरफ भी देख रहा है। तो ये बताना चाहते थे कि मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ, मैं इस जहान को भी देख रहा हूँ, उस जहान को भी देख रहा हूँ। जिस जहान की तुम्हें ख़बर नहीं है, तो उस जहान की मैं जो ख़बरें देता हूँ ये सच्ची ख़बरें हैं, इसलिए मान लो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत का लायक नहीं। तो जान के दुश्मन भी आपको सादिक कहते थे, अमीन कहते थे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह उस माशरे के अंदर मासूम और महफूज रखा। तो अरब के उन अंधेरों में अल्लाह ने हिदायत का वो सूरज तुलू फरमाया कि फिर पूरे अरब के अंदर उसकी रोशनी फैल गई। और वो लोग जो गुमराह थे, वो गुमराही से निकल कर ये नहीं कि खुद राह रास्त पर आए। बहुत खूबसूरत बात किसी शायर ने की है कि खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जो खुद गुमराह थे वो राह रास्त पर ऐसे आए कि उनके ज़रिए लोगों को हिदायत मिलने लगी, और जो मरने वाले थे वो ऐसे हो गए कि दूसरों को वो हिदायत की ज़िंदगी देने लगे और उनमें शिफा तकसीम करने लगे, नूर तकसीम करने लगे। कोई उनमें जनाब सलमान फ़ारसी हैं, कोई अबू बकर सिद्दीक़ हैं, कोई हज़रत मिक़दाद हैं, कोई हज़रत बिलाल हैं, कोई उमर फ़ारूक बन गए, कोई हज़रत मुआज़ बिन जबल हैं, कोई हैदर करार अली मुर्तज़ा हैं। ऐसे ऐसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिदायत के शाहकार उम्मत तक पे उम्मत के सामने तैयार करके रखे कि जिनमें किसी एक का दामन भी पकड़ लिया जाए तो ये दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी संवर सकती है। बेशक। अच्छा सर, हम ये भी चाहेंगे कि अब थोड़ा पहली वही के हवाले से बताएं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई उस वक्त क्या माहौल था और कौन लोग थे जो सबसे पहले ईमान लाए थे? सबसे पहले जब आपकी उम्र मुबारक 40 बरस हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा, हदीस में आता है पहली वही के नुज़ूल के बाद आप तशरीफ़ लाए। यहाँ एक चीज़ की निशानदेही ज़रूरी है कि 40 साल की उम्र मुबारक में नबुव्वत नहीं मिली। अच्छा, नबी जितने भी होते हैं वो पहले से अल्लाह ताला के नबी होते हैं। सही। सिर्फ एक इज़हार होता है, ऐलान बाद में होता है। ऐलान होता है, इज़हार होता है, वही आती है। तो नबुव्वत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर गूंदा जा रहा था। तो 40 साल की उम्र मुबारक में जब जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए और आप के जिस्म मुबारक पर कपकपी थी, क्योंकि ये नूर जो होता है इसकी तासीर ठंडी होती है। हदीस में आता है कि जब अज़ान होती है तो जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाती है तो शैतान भाग जाता है, क्योंकि अज़ान के कलिमात के साथ जो नूर निकलता है तो नूर की तासीर ठंडी है और शैतान आग से बना है तो वो उस ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही। इस तरह हदीस पाक में आता है कि जो मोमिनीन कामिलीन हैं, जो पक्के मोमिन अल्लाह ताला के करीबी बंदे हैं, जब ये पुल सिरात से गुजरेंगे तो जहन्नम से आवाज़ आएगी, जुज़ या मुमिनो इन्ना नूरा का कद अतफ़ाला भी, ए बंदा मोमिन जल्दी जल्दी गुजर जा, तेरे ईमान का नूर मेरे शोलों को ठंडा कर रहा है। तो नूर की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो कुरान मजीद इतना नूर था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक कपकपी सी तारी हुई और आपने घर में आकर उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि मुझे चादर ओढ़ाओ।
अब आपने सिर्फ इतना मामला पेश किया फरिश्ते के आने का, तो जिस हस्ती ने सबसे पहले, अभी आपने ऐलान नहीं किया, सिर्फ इस वाक़े का जिक्र किया, सबसे पहले तस्दीक की, सबसे पहले ईमान लाई, वो हज़रत खदीजा कुबरा हैं सलामुल्लाह अलैहा। फ़ौरन फरमाया कि आप तो वो हैं जो यतीमों को पनाह देते हैं, उनका सहारा बनते हैं, आप बेवाओं को मदद करने वाले हैं, उनका सहारा बनने वाले हैं, और गरीब व मस्कीन कमज़ोर लोगों का बोझ उठाने वाले हैं। अब सैयदा खदीजा की फरासत और उनका फाम देखें। फरमाया कि जो इस तरह का बंदा होता है अल्लाह उसको रुसवा नहीं होने देता, अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है, सुरखरुई देता है। तो उन्होंने सबसे पहले तस्दीक की। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ज़ाहिर है सबसे पहले घर में बात थी, तो आप अपने चचाज़ाद सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा से इसका ज़िक्र किया, फिर अपने खादम हज़रत ज़ैद से ज़िक्र किया। तो सबसे पहले इन शख्सियात ने आपकी तस्दीक की। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत करीबी दोस्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक की। ये सबसे पहले तस्दीक करने वाले उनमें सर फ़हरिस्त, इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं, हज़रत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। और सैयदा खदीजा वो ज़ात हैं कि जो अरब की मलिका थी, यानी मक्के शरीफ में जो सबसे अमीर तरीन लोग थे उनमें थी, कि जब सामान तजारत लेकर काफ़िले शाम यमन की तरफ जाते थे तो सारे अरबों का सामान एक तरफ होता था, सैयदा का अकेला सामान एक तरफ होता था, और वो सारा उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ख़र्च किया। और इसमें एक वो अहम बात यह है कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार हिरा में इबादत के लिए जाते थे वही के नज़ूल से पहले, अब मक्का शरीफ में अल्लाह ताला सब को जाना नसीब करे, तो सफ़ा मरवा के करीब महल्ला था जहाँ सैयदा खदीजा का घर था, और वहाँ से गार हिरा तक कितना सफ़र है। अब भी वहाँ जब बसें जाकर नीचे उतारती हैं तो ऊपर जाते हुए 1600 फुट काफ़ी टाइम लग जाता है। सैयदा खदीजा हरम शरीफ के पास से ख़ुद सामान लेकर खाने पीने का गार हिरा में लेके जाती थी। जो अरब की मलका हो, नौकर चाकर हों और ख़ुद सामान लेके जाएं, ये मोहब्बत है। तो पंजाबी का शेर है, हज़रत मियाँ साहब ने सैफ़ुल मुलूक में बड़ी खूबसूरत बात की है कि हज़रत सैयदा खदीजा क्यों नहीं खादमों से काम लेती थी, किसी को थोड़ी रकम दे देती मज़दूरी पे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए गार हिरा में खाना भेज सकती थी। फरमाया ये मोहब्बत की रीत नहीं है, गैरां हत्थों जायज़ होंदी जे खिदमत दिल बर दी, बादशाहां दे बदले यारो खल्क नमाज़ां पढ़ दी। फरमाया कि महबूबों की खिदमत खुद करनी पड़ती है, नौकरों से और मज़दूरों से करवा के चैन नसीब नहीं होता। फरमाया जे सह नौकर चाकर होवन खिदमत कारन अगे, हथी अपनी खिदमत करिए जे सजन हथ लगे। खुद खिदमत करके जो सुकून आता है वो गैरों से करवा के नहीं आता। ख़ुद सरकार की खिदमत करती, और फिर अल्लाह ताला ने सैयदा खदीजा को जो उसका इनाम दिया, सही बुखारी में यह हदीस है कि आप सालन लेकर जा रही थी तो अल्लाह ताला ने पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया और फरमाया मेरे महबूब से कह दो खदीजा जब खाना लेकर आएँ तो उन्हें कहना इन्ना रब्बा के युक्र के सलाम, खदीजा आज तेरे रब ने तुझे सलाम भेजा। अम्बिया के अलावा कायनात में कोई ऐसा बंदा हमें सीरत में तारीख़ में नहीं मिलता कि अल्लाह ताला का बराह रास्त जिसको सलाम आया हो, अल्लाह ताला का बराह रास्त सुभान अल्लाह के, और हज़रत जिब्रील के ज़रिए अल्लाह का सलाम आया है सैयदा खदीजा पर। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के लिए है कि हुज़ूर ने फरमाया कि आज जिब्रील ने आपको सलाम भेजा, कि यानी उनको सैयदना जिब्रील का सलाम पहुँचाया जा रहा है, और सैयदा खदीजा को जिब्रील अमीन अल्लाह का सलाम पहुँचा रहे हैं। और इब्तदाई जो लोग इस्लाम लाए उनमें सबसे ज़्यादा जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर ख़र्च किया वो भी हज़रत खदीजा ने किया। सबसे ज़्यादा अपना सारा माल हुज़ूर के सामने पेश किया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम की गुर्बत, जो नए नए ईमान लाते थे, उनको तकलीफ़ें, परेशानियाँ, गुर्बत, भूख प्यास, तो आप एक सोच में बैठे थे तो हज़रत खदीजा हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि आप क्यों परेशान होते हैं। तो सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर लगा दिए। सोने के सिक्के को दिनार और अशरफी कहते हैं, और चांदी के सिक्के को दिरहम कहते थे। दिरहम और दिनार के इतने ढेर लगाए, एक दो दिरहम नहीं थे,
ढेर लगा दिए। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि इतना सामान दौलत इकट्ठी कर दी कि पीछे बैठा हुआ बंदा हमें नहीं दिखाई देता था और पीछे बैठे हुए बंदे को हम नज़र नहीं आते थे। और सैयदा खदीजा ने अर्ज़ की कि ऐ मेरे शोहर नामदार है अल्लाह के रसूल, ये सब आपका है, आप अल्लाह के दीन पे खर्च फरमाएं। तो दीन पर खर्च करना क़यामत तक। इमाम अबू बकर जस्सास हमारे उसूल के बड़े इमाम हैं। कुरान मजीद का जो उसूल है 500 आयात है कुरान की जिनमें अहकाम है, निकाह, तलाक, जिहाद, नमाज, रोज़ा, जो अहकाम की आयतें हैं वो 500 हैं। उन पे सबसे पहले बड़ा काम जो उम्मत में हुआ है इमाम अबू बकर जस्सास ने किया है। उन्होंने अस्साबिकून वल अव्वलून, जहाँ ये हुआ कि सबसे पहले जो हुजूर पर ईमान लाए, उसकी तफसील में लिखा है, ये कायदा लिखा है कि उसूल ये है कि दीन में जो कोई बंदा नेकी का काम शुरू करेगा क़यामत तक वो लोग काम करते रहेंगे, शुरू करने वाले को उसका अजर मिलेगा, दूसरों के साथ मिलेगा, नेकी करने वाले को भी, और शुरू करने वाले जिसने बुनियाद डाली है उसके नाम अमाल में अजर जाएगा। फरमाया क़यामत तक जो लोग ईमान लाते रहेंगे, अल्लाह के दीन पे कुछ भी खर्च करेंगे, जहाँ उनको अजर मिलेगा वो सैयदा खदीजा के नाम अमाल में भी जाएगा। इतना बड़ा उनका रुतबा, इतना बड़ा उनका मकाम है। बिल्कुल सर, आखिर में एक सवाल और भी, इस्लाम और मुसलमान ये टर्म्स सबसे पहले कब इस्तेमाल हुई? देखें, सबसे पहले जो इस्लाम की टर्म है उन्हीं लोगों के लिए हुई जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, क्योंकि इस्लाम इस ज़ाहिरी आमाल का नाम है और ईमान उसकी बातनी कैफियत का नाम है। उनके लिए इस्लाम का लफ्ज़ भी आता है और ईमान का लफ्ज़ भी आता है। जिस तरह हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि सबसे पहले असलमा, वो फरमाते हैं कि हज़रत सैयदा खदीजा के अलावा सैयदना अली शेर खुदा इस्लाम लाए। तो इस्लाम और ईमान का लफ्ज़ बाज़ लोगों के नज़दीक इसमें फ़र्क है और होना भी चाहिए, लेकिन बाज़ के नज़दीक ये एक दूसरे के माना में इस्तेमाल होते हैं। जिस वक्त आप इस वक्त उम्मत मुस्लिमा कहते हैं तो मोमिना नहीं कहते, क्योंकि इन इस्लाम और ईमान एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होता रहता है। जिनको मुसलमान कहा जाता है उन्हीं को, जिस वक्त हम कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इतने मुसलमान आबाद हैं, उससे मुराद वही है जो ईमान वाले हैं, जो आले इस्लाम हैं। तो एक दूसरे की जगह ये इस्तेमाल होता रहता है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। आज दिन हम जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे और बिलखुसूस हमने कोशिश की कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की जब हयात मुबारक की बात करते हैं, बिलखुसूस जो पहली वही और फिर इस्लाम और फिर मुसलमानों का एक जो सफ़र और उसमें आगाज़ और सबसे पहले ईमान लाना और वो फिर तसलसल और वो रहती दुनिया तक जिस तरह हम कहते हैं चलता रहेगा, तो हमने उसके आगाज़ की थोड़ी सी बात करने की कोशिश की है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब ज़रा बात करते हैं ज़रा ओरल हेल्थ के हवाले से कि किस तरीके से आप अपनी आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको और क्या होता है, नहीं, ख्याल रखना चाहिए पहले अपने दांतों का, दांतों की हिफाजत, अपनी मुस्कुराहट की हिफाजत। लेकिन मेरी बात सुने, देखिए ये भी एक हमारे यहाँ रुझान है कि जब तक हमें कोई मसला नहीं होता हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, जब तक दांत ना पिलाहट की पीक पर नहीं पहुंच जाते ना तब तक हम नहीं जाते। और बाकी आप अगर बाकी कंट्रीज की बात करें, जब हम ओरल हाइजीन की बात कर रहे होते हैं, ओरल हेल्थ की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपको 6 मंथ्स बाद या साल में एक दफ़ा तकरीबन, अगर आपको कोई इशू नहीं भी है तो कम से कम कंसल्टेशन ली जा रही होती है कि कोई इशू तो नहीं होता। डेंटल की भी होती है। स्विट्जरलैंड में नहीं था मेरे साथ ऐसा। स्विट्जरलैंड में आप जब जाएंगे तो मुझे बताना वहाँ पे होता है या नहीं होता। Anyhow, आज जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि फिलिंग्स जो हैं वो उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, वो कब कब रिक्वायर्ड होती हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो कि फॉलो किए जा रहे होते हैं। एट द सेम टाइम हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे दांत पीले हो जाते हैं और वाकई समझ ही नहीं आ रही होती कि किस तरह, क्या सुबह दोपहर शाम अक्सर लोग तो इतनी रगड़ाई दांतों की शुरू कर देते हैं, मतलब दांत अच्छी तरह साफ भी कर रहे हैं, माउथ वॉश भी यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दांत पीले हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है, किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है? कॉफी की वजह है? हाँ है रियली जी। ओह, स्मोकिंग भी वजह, लेकिन चले हम उसे फॉल नहीं करते, पर कॉफी में तो हम फॉल करते हैं। कॉफी में तो फॉल करते हैं, वो तो हम खैर काफ़ी ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करते हैं। एनीहाउ, डॉक्टर साहब से पूछते हैं, हम हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अफजाल अंजुम ने हमें ज्वाइन किया है, उनको करते हैं वेलकम। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं शुएब? जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। दांतों के पीले होने की क्या वजह होती है बुनियादी तौर पे? अगर आप
कोई भी चीज़ है, अगर आप देखें गाड़ी है उसकी भी आप डेली बेसिस पे सर्विस ना कराएं तो उस पर भी धूल मिट्टी आ जाती है। ऐसे ही है। कोई भी चीज़ आप देखें जिसकी आप मेंटेनेंस नहीं करते, अल्टीमेटली आप उसमें एक अच्छी होप ना रखें कि यार ये होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे हम डेली ब्रश करते हैं, हम डेली ये करते हैं, फिर भी ये चीज़, तो हर एक का जो ओरल इन्वायरमेंट है दैट इज़ डिफरेंट। देयर इज़ नथिंग कि मैं आपको कहूँ जी आप 2 टाइम ब्रश करें एंड दैट वुड बी इनफ, बट आप कर यही सकते हैं। तो हर एक का अपना अपना होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 1 टाइम ब्रश कर रहे होंगे, कोई मसला नहीं होगा, कुछ 2 टाइम कर रहे हैं। तो बैक्टीरियाज की रेशो माउथ में डिफरेंट होती है, हर एक का अपना, एक स्टमक का भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, माइट बी समहाउ वो भी इंटरफेयर करते हैं। तो आपकी डाइट कैसी है, आप कितनी शुगर इंटेक कर रहे हैं, कितने कितने टाइम से कर रहे हैं, देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। अगर आप एक टॉफ़ी लेते हैं, आप वो खाते हैं और वो आपका जो है कुछ टाइम के लिए आप उसको रखते हैं माउथ में, उसके बाद आप एक गैप लेते हैं, देन आप एक नई टॉफ़ी पे जाते हैं, और अगर आप कंटिन्यूअस खाते जा रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा हार्म देगा। तो आपको एक टाइम अपना ज़्यादा बढ़ा दें, शुगरी इंटेक जब आप करें तो उसमें टाइम पीरियड ज़्यादा रखें, वैसे भी फास्टिंग इज़ समथिंग गुड। और दूसरा ये कि आप नॉर्मल ब्रश वगैरह करें जो आप कर सकते हैं, बाकी अपने डेंटिस्ट को विजिट करें वंस अ ईयर, या एटलीस्ट मिनिमम वरना कम से कम ये कि कोशिश ये करें कि 6 मंथ्स वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कुछ लोगों को डेंटिस्ट कहेगा कि आपने 4 मंथ्स बाद आना है, कुछ 6 मंथ्स बाद, कुछ 1 ईयर के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को किस एज से सबसे पहले आपको पहला विजिट कब होना पहला चाहिए? विजिट कब होना चाहिए बच्चों का? बच्चों का देखें, जो सबसे बड़ा इशू होता है ना, वो ये होता है कि जब उनके जो मिल्की टीथ होते हैं, डेट इन 20 इन नंबर, 20 दांत होते हैं दूध वाले, और 32 आपके होते हैं। एक्चुअली आप 32 से कम होते जा रहे हैं, लोगों की अक्ल दाढ़ विजडम टूथ नहीं आ रही, क्योंकि आपकी डाइट चेंज हो रही है ना, नहीं वो आ रही, तो वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान हम कह रहे हैं। तो आपका जो इशू आता है ना बच्चों में, वो पेरेंट्स को एक ही होता है, डॉक्टर साहब दूध वाला दांत गिर नहीं रहा, ये कब गिरेगा, चले ये निकल गया, अब नीचे से परमानेंट नहीं आ रहा। मैं उसमें 3 चीज़ें बताता हूँ। जब आपका दूध वाला दांत पेशेंट आ गया आपके पास और उसका पेन हो रहा है बच्चे को, वो हाथ भी नहीं लगाने देता, ऐसे ही है। छोड़ करेगा, आपके डर जाएगा, डेंटल फोबिया बहुत होगा, फिर देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जिससे हम बच्चे को टैकल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर जब हम उसका दांत सेव करने की बात करें तो बहुत सारे लोग जाके दांत हम वो निकाल देते होते हैं। ऐसे नहीं है, अगर आपका जो दूध वाला दांत है, जब तक आपका परमानेंट दांत आने का टाइम नहीं हुआ, हमें उसको रखना है, ताकि जब परमानेंट दांत आए तो वो अपनी प्रॉपर जगह पे आए, और दूध वाला दांत फिर निकल जाएगा और नीचे से परमानेंट दांत आपका आ जाएगा। अगर आप पहले निकाल देंगे तो परमानेंट दांत के लिए हो सकता है जगह कम बचे, ठीक है, जगह कम बचेगी तो वो टेढ़ा मेढ़ा निकल आएगा और वो ब्रेसिस में जाएगा। वन ऑफ द मेन रीज़न कि आप ब्रेसिस में क्यों जा रहे हैं। नंबर 2, अगर आप सख्त चीज़ें खाते हैं और उससे फिर काफ़ी हद तक आपके जो मिल्की टीथ होते हैं, दूध वाले दांत, वो खुद ही गिरना शुरू हो जाते हैं। सख्त चीज़ें खाएं ताकि आपको डेंटिस्ट उससे बहुत बेनिफिट्स हैं। सख्त चीज़ें तो खा ही नहीं रहे ना, खा ही नहीं रहे, सब डबल रोटी भी। और फिर उसके बाद आपने जो है वो एक तो आपने डेंटिस्ट को विजिट करें, जब बच्चे को स्टार्ट में कोई चीज़ फंस रही है उसको देखते रहें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फ़ौरन आए ताकि हम उसकी फिलिंग करके वहाँ पे रोकें और उस दांतों की लाइफ पूरी करें। ठीक है। नंबर 2, अगर हमारी मजबूरी होती है, समटाइम्स दांत नहीं गिर रहा और दांत ऊपर से थोड़ी सी डायरेक्शन अपनी परमानेंट दांत चेंज कर रहा है, तो वो आपका आर्थोडोंटिस्ट प्लान करता है कि यार इसको निकाल दें ताकि जो परमानेंट दांत है माइट भी वो थोड़ा सा टाइमली, और उसके बाद एक टाइम पीरियड होता है, आप एक्सरे करते हैं, आप देखते हैं नीचे से पक्के दांत की परमानेंट दांत अब नोला स्टेज 6 पे है कि नहीं, उसका एक स्टेज होती है, उस पर अगर वो है तो आप मिल्की टीथ में मूव करते हैं ताकि वो आ जाए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये बड़ी केयरफुली आपने बच्चों को देखना होता है ताकि वो आगे जाके ब्रेसिस में कम से कम आए, टाइमली दूध वाले दांत गिर जाएँ, और साथ में बच्चे को हार्ड चीज़ों का आप कहें कि वो खाए पिए। और बहुत सारी हैबिट, जिस तरह बच्चे अंगूठा चूसते हैं तो ऊपर वाले दांत 6 साल के बाद खासकर आपने हम इससे मना करना है, क्योंकि उससे परमानेंट दांत आ चुके होते हैं और वो फिर आपके दांतों को बाहर की तरफ पुश कर रहे होते हैं, तो आप ब्रेसिस में फाल कर रहे होते हैं। फिर आपके फीडर की हैबिट्स आ जाती हैं, फिर वो उसमें चीनी डाल के आप लोग, तो ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। हाँ, अवॉइड कर। आपने कहा 6 साल, ये एक देखिए 6 साल की उम्र में ना आपकी एक परमानेंट आपका मोलर आ जाता है, परमानेंट पक्की दाढ़ एक आ जाती है, ठीक है, जो कि आपकी अपर लोअर दोनों तरफ। फिर आपकी 6 साल की पीरियड में आपके नीचे के 2 दांत फाल करते हैं दूध वाले, 2 परमानेंट आ जाते हैं, ऊपर से फिर 2 फाल करते हैं, 2 परमानेंट आ जाते हैं। 7 से 8 साल के दरमियान आपके नीचे वाले 4, ऊपर वाले 4 परमानेंट आ चुके होते हैं। फिर आपके बच्चे के दांत 11 साल की उम्र में, बाकी 10 से 11 साल की उम्र में आना स्टार्ट होते हैं। ओके, यानी वो जो मोलर्स हैं जो आपने कहा एक आ जाता है 6-7 साल की उम्र में, उसके बाद बाकी सारे तो 11 साल तक आते हैं। हाँ जी, 11 साल की उम्र में भी आ रहे होते हैं, 12 तक ऑलमोस्ट आ जाते हैं। 6-7 साल की उम्र में जब वो मोलर जो परमानेंट मोलर है वो आ गया और आप उस तरह से हिफाजत नहीं कर रहे और उसमें कैविटीज़ बन गई, उसमें केरीज हो गई, फिर क्या करें? गुड क्वेश्चन।
देखें अब ये होता ही है कि पहले तो मोलर आ गया, बच्चा उस टाइम पे ब्रश कर नहीं रहा होता, वही मोलर सबसे ज़्यादा प्रोन होता है टुवर्ड केरीज, सबसे ज़्यादा कीड़ा उसी दांत को लगता है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, मैं ये बहुत उससे कह रहा हूँ कि ये बात बड़े गौर से सुने। अब वो बच्चा आता है मेरे पास 10 साल से पहले, उस स्टेज पे मैं क्या करूँगा, उसका हम एक एक्सरे करेंगे और देखेंगे कि जो आपकी विजडम टूथ है, अक्ल दाढ़ है, उसकी बड बन गई है मुंह के अंदर। एक एक्सरे ओपीजी करा के हम देखेंगे अगर उसकी अक्ल दाढ़ की बड बन गई है तो हम उसको रिमूव ही कर देंगे, ताकि उसके पीछे वाला दांत 6 की जगह पे आ जाए और अक्ल दाढ़ 7 की जगह पे आ जाए, तो कल को अक्ल दाढ़ निकालने के बजाय हमारे वो काम आ जाएगी। ये चीज़ इग्नोर कर दी जाती है और फिर क्या होता है, उसी दांत की रूट कनाल कर देते हैं। 7-8 साल के बाद, रूट कनाल की लाइफ 7 ईयर्स लिखी हुई है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में 10 to 15 ईयर्स चलते हुए लोगों को मैं देख रहा हूँ। फिर वो ऊपर कैप कर देते हैं, फिर बच्चे का लेट से 22 साल के बाद, 25 साल के बाद वो सब कुछ गया, फिर आप ब्रिज और इम्प्लांट। तो आपके पास सेफेस्ट ऑप्शन ये होता है अगर उसका वो फिलिंग से ऊपर काम निकल गया, उसको रिमूव करें और 7 आगे लाएं, फिर 8 आगे लाएं। अगर 8 नहीं आ रहा, अक्लदार नहीं आ रही, फिर मजबूरी है उसको हमें सेव करना पड़ेगा। ट्रिकी, क्योंकि वो एज ऐसे है, उसमें बच्चे का दांत निकलवाना फेयर होता है बच्चों को पूरा वो आपने पहले समझाना है। इसके लिए ना पीडियोडोंटिक्स होते हैं, बच्चों के भी स्पेशलिस्ट होते हैं जो उनको एनेस्थीसिया दे के माइल्ड बेहोश, थोड़ी बहुत बेहोशी में ले जाते हैं और उसमें सुकून से उनका जो है वो दांत आप रिमूव। दैट मीन्स कि अगर बच्चों के दांत में कीड़ा लग रहा है, स्पेशली 6-7 साल की उम्र में, तो दैट्स द राइट टाइम जो अपने विजिट करें। जो कि इसमें गलती हम ये करते हैं, हम कहते हैं नहीं दूध के दांत हैं कि तो गिर ही जाएंगे, इसमें तो कीड़ा लग के भी गिर जाएंगे तो मसला नहीं है, हालांकि वो परमानेंट मोलर होता है और उसमें फिर आपको कह रहे हैं कि एक्सरे किया जाता है, उसके बाद चीज़ें डिसाइडेड हो जाती हैं। सो ये 6-7 साल की उम्र में दैट मीन्स कि लाजमी विजिट कर लिया जाए, एक आपको गाइडलाइन मिल जाती है। एग्जैक्टली। इसके अलावा क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो इसी एज में बच्चों में हम देख रहे होते हैं? देखिए इस एज पे आप लोग क्या कह रहे होते हैं कि बच्चे को प्रॉपर डेंटिस्ट को रेगुलर बेसिस पे चेकअप नहीं करवा रहे होते, ठीक है। अब क्या होता है कि मेरा दिल करता है मैं फ्री कैंप करूं ताकि जो लोग नहीं करवा पा रहे वो करवाएं। हम जितना बेनिफिट एज अ ह्यूमन बीइंग लोगों को दे सकते हैं, आई वांट कि लोग मेरे से फ़ायदा उठाएं। मेरा यहाँ आने का मकसद भी यही है कि ताकि मेरी वो बात लोगों को पिक हो और वो उस पर अमल करें। तो अगर आप लोग, हम एक दिन डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह चले, उसमें हम फ्री कैंप भी लगा देंगे कि यार लोगों को हम सही तो बताएं कि आप क्या 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 करना है आपने। बिल्कुल सही। तो आप लोग आएँ, डेंटल को प्रॉपर टाइम दें। फिर आखिर में क्या होता है कि लोगों के मुंह में दांत ही नहीं होते। मैं आपको बताता हूँ 30 ईयर्स की लेडीज़ होती हैं गांव में, हम लोग अगर कभी हमारा चक्कर लगे तो उसके मुंह में दांत ही नहीं है बेचारी के, ना इधर ना इधर, वो खा रही होती हैं आगे वाले दांतों पे। फिर वो पैसे भी इतने नहीं होते वो इम्प्लांट करवा सकें, तो वो उतारने चढ़ाने वाले दांतों के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। तो अपनी लाइफ को आप एक अच्छा करें, अपने आप को फोकस्ड रखें और जो चीज़ आपको जब लगे, पेन इज़ अ सिग्नल, जैसी आपकी बॉडी में किसी जगह पे पेन हो लेट ना करें, फ़ौरन पहुँचें। आपके नर्व को प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको वहीं पे सेटल डाउन करें ताकि वो आगे ना बढ़े और आप सेफ रहेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं बॉडी में भी इसी तरह, तो आपने उसको फॉलो अप रखना है हमेशा। जब भी सिग्नल आए पेन का, गो टू द डॉक्टर, डोंट टेक पेन किलर्स, पैनाडोल वगैरह खुद डॉक्टर ना बने, और वो वक्ती फर्क पड़ जाएगा और उसके ऑलरेडी हेल्थ पे भी साइड इफेक्ट्स आपको नजर आते हैं। डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर साहिबा बहुत ज़्यादा आती हैं तो मुझे साहिबा निकल जाता है। डॉक्टर साहब नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा फिलिंग के हवाले से बताइएगा। देखिए फिलिंग ये बहुत वो चीज़ होती है कि जो पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब फिलिंग निकलनी नहीं चाहिए, एक बार हो गई या मेरी जान छूट जाए। देखिए मैंने फिलिंग इंश्योरेंस तो नहीं की आपकी दांतों की ओवरऑल ही किसी जगह पे इंश्योरेंस नहीं होती। आप बाहर की कंट्रीज़ के, आप स्विट्जरलैंड या बात कर रहे थे, आपने उसमें डेंटल की इंश्योरेंस इंक्लूडेड नहीं होती मेडिकल में, तभी तो वो इतना कॉस्टली है। अच्छा अब फिलिंग हम कौन सी कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है कि वो फिलिंग कितना अरसा चलेगी। लेट से अगर पेशेंट की भी दांत की होती है, अगर हम पेशेंट के दांत के सेंटर में फिलिंग कर रहे हैं तो उसको चारों तरफ से दांत ने सराउंड किया हुआ है, वो चारों तरफ से दांत मौजूद है, वो नहीं निकलेगी, वो उसको तो बहुत टाइम लगेगा। अब आधा दांत लेके आप आ गए हैं और आप कहते हैं डॉक्टर साहब इस पर कोई पत्थर लगा दें, तो वो हम अगर लगा भी दें, अमलगम फिलिंग होती है चांदी की, जो कि मरकरी की वजह से आप बैन हो गई, आप पुराना सुनते आए होंगे, तो वो फिलिंग होती थी वो टिकी रहती थी। अब उसकी जगह लेज़र की आई है, तो फिर अगर पेशेंट कहता है नहीं डॉक्टर साहब, तो फिर हम हाई क्वालिटी की फिलिंग्स करते हैं ताकि वो कुछ अर्सा रिटेन करें। बाकी देखें टूथ का स्ट्रक्चर होता है, अगर टूथ का स्ट्रक्चर ज़्यादा लॉस हो गया फिर हमारे पास इनले आ जाता है कि हम लैब से फिलिंग बनवा के लगाएं, ओनले आ जाता है कि हम पूरे दांत के ऊपर ही वो ओनले लगा दें लैब से बनवा के। तीसरा आ जाता है कि हम फिर कैप ही कर दें अगर दांत का स्ट्रक्चर इतना रह गया। तो अगर आप फिलिंग को प्रॉपर फॉलो करेंगे, जहाँ पे फिलिंग होने वाली है तो वो फिलिंग इजीली नहीं निकलती, एटलीस्ट अच्छा अरसा चलती है। तो इनले, ऑनले, क्राउन ये भी ऑप्शंस हैं। कैप जिसको आप बोलते हैं ना, दांत पे कैप ही कर दीजिए, तो वो वाले ऑप्शंस को भी देखें।
और फिलिंग जो है वो जहाँ पे होनी है, जहाँ पे हमें पता होता है कि यार ये चलेगी, तो आई वुड रेकमेंड, अदरवाइज यू हैव टू गो। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी वो जो चांदी वाली फिलिंग करवाई हुई है जो कि पहले हो रही थी और आपने कहा कि मर्करी की वजह से वो बैन हो चुकी है, तो जिन्होंने करवाई हुई है ऑलरेडी वो क्या करें? अच्छा, अब मरकरी इसमें ये आ रहा था ना, देखें मरकरी हैजर्ड्स है। अब आप देखें, आप इंजेक्शंस लगाते होते हैं तो हार्ट पेशेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा केयर्स करनी होती हैं। अब हर बंदा तो उससे सेंसिटिव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी का ये मरकरी का ये चीज़ है देन उसको रिमूव करवा देनी चाहिए। अलबत्ता लोगों के मुंह में हैं, दे आर सेटिस्फाइड और वो चल रही हैं, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं अपने दांत को दोबारा से वो करूं। ठीक है, तो अदरवाइज अगर किसी को एलर्जी है, देयर इज समथिंग, तो फिर ही मस्ट गो फॉर और शी मस्ट गो फॉर इट, अदरवाइज लेकिन अगर चल रहा है निज़ाम तो चलता रहे। हाँ जी। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, वैसे में फिलिंग को लेकर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर सही तरह से या तो गाइड नहीं करते, हम शायद गलत जगह पे चले जाते हैं। ऐसी कौन सी गलतियाँ होती हैं जो पेशेंट्स कर रहे होते हैं कि फिलिंग के मामले में और फिर ख़राब हो जाता है मामला? देखिए, फिलिंग का एक टाइम है। ठीक है, अगर आपके दांत में कुछ चीज़ फंस रही है, आप उस टाइम पे आते हैं तो हम उसकी फिलिंग करेंगे, डेट वुड बी सेफ। ठीक है। आपको हो गया है पेन स्टार्ट, अब आपकी होगी रूट कैनाल, और रूट कैनाल को उर्दू में कहते हैं रगे काटने वाला इलाज, जिसमें हम इंजेक्शन लगा के दांत को सुन करके, दांत को ओपन करके उसकी रूट्स के अंदर से नसों को निकालते हैं, जड़ों के अंदर से नसों को निकाल ठीक के है। फिर नकली नसें उसके अंदर भर के ऊपर से पक्की भराई करते हैं। वो आपका रूट कैनाल ट्रीटेड दांत कहलाया जाता है। उसमें फिलिंग क्या टिकेगी, वो दांत ही में इतना स्ट्रक्चर में पावरफुल नहीं रहता, क्योंकि उसको अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो वो डेथ हो जाती है ना, तो इसलिए बोला जाता है कि दांत डेड कर दिया। ठीक है। तो वो फिर अल्टीमेटली आपको उसके ऊपर कैप करवानी चाहिए। तो फिलिंग की स्टेज आपको समझ आई, जब चीज़ें फंसती हैं तब फिलिंग होगी और वो चलती है लंबा अरसा। ठीक है। और जब पेन होगी है तो फिर आप फिलिंग से उम्मीद ना रखें, आप रूट कनाल वाले दांत पे कैप भी करवाएं, क्योंकि आपका अपना दांत फ्रैक्चर खत्म हो चुका है। परमानेंट फिलिंग्स ही होती हैं ये, एग्जैक्टली। निकल क्यों जाती हैं फिर? देखें, फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपने प्रॉपर, अच्छा अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक क्लिनिकल हैंड होता है जो डेंटिस्ट काम कर होता है, दूसरा जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके बाद हर चीज़ की एक लाइफ होती है। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है तो डोंट वरी, यू शुड कम अगेन, और आप उसको दोबारा करवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं उसमें। ओके, अच्छा अब ज़रा आ जाते हैं दांत जो पीले हो जाते हैं लोगों के, क्या रीजंस होती हैं इसकी? ब्रश भी कर रहे हैं और ख्याल भी रख रहे हैं एक तरह से, जो जितना ख्याल आपने बताया कि बेसिक जो है मोर देन इनफ होता है। देखिए, अगर आपके दांत पीले हो रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये भी जानना चाहिए कि आपके दांत का अपना एक्चुअल कलर तो डार्क येलो नहीं है, आपकी जो दांत की हड्डी का रंग वो नहीं है। उसके बाद आप अपनी हैबिट्स पे गौर करें, उसके बाद आप अपनी ब्रशिंग टेक्निक्स पे देखें, फिर उसके बाद आप मल्टीपल वेज में अपने आप की एनालिसिस करें। ठीक है, फिर हम उसमें फिर अगर एक्सट्रेंसिक हैं, बाहर की साइड पे येलो वो लगा हुआ, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। अगर दांत की हड्डी का कलर वो है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक हमारे पास होता है टिथ वाइटनिंग और एक हमारे पास होता है विनियर्स। टिथ वाइटनिंग से हम दांतों के ऊपर एक पेस्ट लगा के, लाइट लगा के उस दांतों का कलर वाइट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। उसके भी समटाइम सेशंस होते हैं और वो पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब इसका काम अच्छा हो रहा है, इसका हो रहा है, किसका हो रहा है, तो आप उसकी करें। सब पे काम नहीं करता एग्जैक्टली। और कितने टाइम तक स्टे करता है वो? एटलीस्ट आपका 1 ईयर्स तक अच्छा टाइम गुजार जाता है। हो ठीक हो गया। और फिर विनियर्स, अब अगर आपका डेंटिस्ट कह रहे हैं कि ये नहीं जाएगा वाइटनिंग से, तो हमें विनियर्स करने चाहिए और पेशेंट एग्री कर जाता है। विनियर्स में हमें दांत के ऊपर हल्की सी स्लाइसिंग करनी पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है हर प्रोसीजर की। तो हम जब वो थोड़ी सी उसके ऊपर से रिमूव करते हैं दांत के ऊपर से, और उसके ऊपर फिर हम विनियर्स प्लेस कर देते हैं, तो उससे आपकी जो आपने, अच्छा उसमें अब बहुत कुछ अब एडवांस आ गया डेंटिस्ट्री में, कभी हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। जैसे आपके अब इतने टाइप्स के विनियर्स आ गए हैं। ठीक हो गया। वो हम क्या करते हैं, पेशेंट मेरे साथ होता है और हम बैठ के उसकी स्माइल डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ओके। लैपटॉप के ऊपर जनाब ये हमारे पास डिज़ाइंस हैं, हमें किस, फिर पेशेंट अगर हमारा कुवैत से अभी आई थी लेडीज़, तो जो भी पेशेंट कतर से आ रहे हैं, अरबी कंट्रीज़ में उससे ज़्यादा ट्रेंड है विनियर्स का, वो आके हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दांत का साइज़ ये रखना है, इसका ये रखना है, यूँ करना है, ऐसे। हम उसको 100% फिर फॉलो करते हैं, ताकि उनके दांत का विनियर का कलर, उनके जो दांत के साइजेस है वो 100% उसके साथ मैच करें। और फिर हम उस बिठा के उनके साथ बैठ के हम उसकी प्लानिंग करते हैं, और फिर हम वो चीज़ें सारी डिज़ाइन करके अल्टीमेटली, तो आपके माउथ में जो भी इंटीरियर पे दांत लगने चाह रहा है, अब आपके पास जिरकोनिया हो गए, ये सारे ऑप्शंस हो गए, तो ये आपकी फुली कंट्रोल्ड हैं। इनके डिज़ाइंस, इनके कलर्स, इनकी स्ट्रेंथ, हर चीज़ एक स्टैंडर्ड के साथ अवेलेबल है। तो वो पेशेंट की अपनी अफोर्डनेस होती है और डॉक्टर का भी होता है कि वो किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है। तो ये सारी सम अप करके एक अच्छी स्माइल, हॉलीवुड आप बहुत से ट्रेंड्स, आई वाज अबाउट टू आस्क इफ विनियर और हॉलीवुड स्माइल इज द सेम थिंग? ऑलमोस्ट सेम थिंग कर लें। द रीज़न इज़ के देखें,
आपको स्माइल चाहिए। स्माइल आप आइदर विनियर से बनाएं, आइदर आपके दांत अब स्ट्रक्चर ही नहीं रहा, और मैं कहता हूँ कि वो विनियर नहीं लग सकता, रूट कैनाल क्योंकि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तो फिर हम रूट कैनाल करके उसके ऊपर कैप करते हैं, तो दैट उसके साथ भी हम विनियर्स लगा सकते हैं। एक पे मैंने वो लगा दिया, बाकी मैंने विनियर्स लगा दिए। तो ये नहीं है कि आप जो बॉडी, उसमें ये होता है हमें एक नया मेकओवर करना होता है, एक स्माइल मेकओवर करना होता है ताकि पेशेंट को अपनी स्माइल अच्छी लगे। लेकिन होता कैसे वो फ्रंट के 4 दांतों पर ही है? नहीं ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं कहता हूँ तो 6, वरना आपको 8 तक भी आप अपर जो है ना प्रीमोलर्स तक भी आप जा सकते ठीक हैं। है। ठीक होगा, तो और सामने नीचे? के 8, मिनिमम 6, और नीचे वाले वाले? ऊपर भी सेम 8-8। हाँ, क्योंकि देखिए आप स्माइल करें ऊपर वाइट हो नीचे येलो हो, हाँ, हम खुल के हंसना चाहते हैं। जी जी मतलब ऊपर ऊपर वाला काम ठीक कर रहे हैं, अंदर घुस के किसने देख रहे हैं दांतों के। नहीं, कभी ज्यादा हंसना पड़ जाता ना। नहीं, वो हम अक्सर देख रहे होते हैं, हम कहते हैं कि फलानी एक्ट्रेस है तो देखिए या एक्टर है, इसके दांत परफेक्ट कैसे हैं इतने, तो ऑब्वियसली उसके पीछे प्रोसीजर्स होते हैं और इसके opposite बड़ी भी बड़ी होता है। मेहनत होती है उसके और इसके पीछे। ऑपोजिट भी होता है ना कभी। इसमें ये देखिए ना, किसी किसी को बड़े आर्टिस्ट होते हैं, हम कहते हैं दांतों पे क्यों नहीं काम किया। ओके, लेकिन अभी हम बात करेंगे जिन्होंने काम अच्छा, कर अगर लिया। आपका दांत समहाउ थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, तो हम पहले अब कोई एक्ट्रेस लेट से आ जाते हैं हमारे पास, टिकटॉकर्स आते हैं या जो भी आते हैं, नाम ले टिकटॉकर्स लेना। ज़्यादा आते हैं, उसमें फिर हम उनके पहले दांत को स्ट्रेट करते हैं। ठीक है। दांत को स्ट्रेट करके फिर विनियर्स जो लगते हैं, तो वो जो उसकी आर्च शेप बनती है ना, वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बनाया आप टेढ़े दांत पे लगा दें, तो पहले अलाइनर की कुछ प्लेट्स लगती हैं, फिर हम आगे विनियर्स पे जाते अच्छा, हैं। वो जो आप कह रहे हैं कि पहले जो भी पेशेंट आपके सामने होता है, आप लैपटॉप पे उसे गाइड करते हैं, अच्छा ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्या इसमें एआई यूज हो रही होती है जिसमें आप गाइड करते हैं कि सॉफ्टवेयर्स, इनके सॉफ्टवेयर अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो यूज़ हो रहे होते हैं। एआई देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ में आ गई है, लेकिन अभी तक वो कम्प्लीटली इन नहीं हुई। ठीक है। जब वो हो जाएगी तो अगर उसके बेनिफिट्स हुए तो हम उसको अपने वर्क पे Incorporate proper करेंगे। अच्छा, ऐसी लाजमी बात है, करेंगे। बाकी दुनिया में तो हो गया, पाकिस्तान थोड़ा सा हमारे ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, एट द सेम टाइम हम सबसे आखिर में उन ट्रेंड्स को नहीं, बट follow अगर करना सॉफ्टवेयर शुरू से कर काम देते चल रहा है तो आई थिंक इट्स हैं। फाइन। लेकिन शुएब देखें, सॉफ्टवेयर से काम जरूर चल रहा है, बट मैं यही कहूंगी कि अब दुनिया जिस चीज को फॉलो करी है, अच्छा, आपको उसके सॉफ्टवेयर साथ भी- चलने की जरूरत सॉफ्टवेयर भी तो आपके एआई से समहाउ हाँ, इंटरप्रेट yes। कर रहे होते हैं। Okay। ये नहीं होता कि टोटली एवरीथिंग इज यानी देखिए, पॉइंट है कि अगर एक सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है कि अच्छा आप ये ऑप्शंस है, तो दैट्स व्हाट एआई इज, कि वो आपको बता रहा है, ऑप्शंस दे रहा है कि आप कैसे बिल्कुल। कैसे स्माइल की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई जाए इनके पास, ओके मुझे सबीन जैसी स्माइल चाहिए और सबीन जैसे दांत चाहिए, वो शेप चाहिए, तो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। यानी आप अपना ख्याल रखें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कुछ भी है जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है और आपके कॉन्फिडेंस जिस चीज़ से लूज़ हो रहा है, तो आप ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, करवाएं, कॉन्फिडेंट रहें, एट द सेम टाइम अपनी ओरल हाइजीन तो ओरल ख्याल हेल्थ का रखें। बहुत ज़्यादा चाय, ख्याल रखें। कॉफी डॉक्टर एंड साहब, स्मोकिंग से कितना स्टेन्स वैसे पड़ते हैं, लास्टली वैसे बता दीजिएगा। देखें, आपकी जो स्मोकिंग है दैट इज़ वैसी वो एक वो तो बुरी बिल्कुल। आदत है, उसको तो वैसे ही आपको आस्ता इम्प्लांट पे स्मोकिंग का बड़ा इफेक्ट होता है। डायबिटीज़ में आपका बड़ा इफेक्ट होता है, इम्प्लांट के साथ रिलेटेड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी देखें ओरल हेल्थ से डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर। आपको एक तो स्मोकिंग को कंट्रोल करना चाहिए अगर आपने इम्प्लांट्स लगाए। मैं वैसे जनरल ये बात, दूसरा ये है कि स्मोकर्स को आप जितना भी मना करें, डैट इज़ समथिंग कि वो उसके बगैर, क्योंकि उनका देखें एक प्रॉपर कैफीन और वो जो भी उनका निकोटीन होती है, वो आपके ब्रेन को स्टिमुलस दे रही होती है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एक चैनल के थ्रू आप करें, बिल्कुल ठीक एकदम है। आप क्विट नहीं कर सकते। ऑब्वियस बात है, स्मोकिंग का आपके जो गम्स होते हैं ना, वो ऊपर से ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। तो ये आप स्मोकर्स में देखेंगे, जब वो माउथ ओपन करेंगे, उनका जो जिंजीवा होगा, गम्स होंगे, मसूड़े उसके थोड़े बहुत उसमें ब्लैक निशान होंगे, उसको बोलते हैं स्मोकर्स मेलानोसिस। तो वो आपको, वो जैसे ही माउथ ओपन करेगा आपको पता उनके लग तो जाएगा। फेफड़े भी काले हुए हुए होते हैं, बिल्कुल, इसे तो वो नजर इस नहीं चीज़ से आते। तो अवॉइड करें। और चाय सही और- बात करी हूँ, ये आपको काफी पता भी सही नहीं है, आपके फेफड़े तक काले हुए हैं और आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा, और आपको सिर्फ ये जो फ्रंट है ना, वो जो ये सोचें जिसको फ्रंट का फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे फेफड़ों का क्या फ़र्क पड़ेगा। ये छोड़ दें, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है ओवरऑल, और हम हमेशा इसको डिस्करेज करते हैं और डिस्करेज करते रहेंगे आगे भी। अगेन एट द सेम टाइम, ये आपके अपने फेफड़े काले हैं, दूसरों के ना करें। ये जो पैसिव स्मोकिंग है वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू पर्सन जो कि खुद स्मोकिंग कर रहा है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अपनी परवाह नहीं है तो दूसरों की परवाह कर लें। अपनी भी कर लें। अपनी नहीं है जिसको, खैर वो दूसरों की क्या करेगा, लेकिन फिर भी फोर्सफुली मैं यही कहूँगी कि हर तरफ जो है वो ऑफिस की बात करें, हम हॉस्पिटल्स की बात करें, हम किसी भी जगह की बात करें, तो ये प्रेमिसेस डिसाइड होनी चाहिए कि इन प्रेमिसेस में आप स्मोकिंग कर सकते हैं। अपना बेड़ा अगर करना है करें, करना वो भी नहीं चाहिए, लेकिन दूसरों का ना करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदी। जब हम डाइट की बात करते हैं इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि साल साल चलती आ रही होती हैं, या रिसेंटली भी हम देखते हैं ना कि ट्रेंड्स फॉलो हो जाते हैं। अच्छा ये खाएं, सुबह उठते साथ ये इस्तेमाल करें। समटाइम्स हम कहते हैं जी गर्म पानी उसमें लीमू डाल के, या ब्लैक कॉफ़ी, या ज़ीरे वाला पानी। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम बहुत सी चीज़ें जिनके मुतालिक ये राय होती है कि इनसे वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो क्या हकीकत है और क्या इसमें फसाना है, आज हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। क्या शायरी है, क्या हकीकत है और क्या फसाना है और क्या शायरी है। और मेरा दिल कतन दीवाना नहीं है, ये अब हमें क्या पता, बेगम का दीवाना है, बोल दो। नहीं उनके लिए तो हमारा भी है। मेरा ख्याल है मौजू पे आते हैं। सो आज इस हकीकत फसाने की बात हम करेंगे डाइट को लेकर। वैसे सबीन से मैं एक सवाल करता हूँ कि सबीन ने कुछ टाइम से बड़ा, मैंने देखा डाइट का बड़ा ख्याल रखा हुआ है, क्लीन ईटिंग एंड साथ ही समोसे, ऐसी बात है। ब्लैक कॉफी और साथ ही बिस्किट। मैंने वैसे What is आज this combination by the अच्छा way? मैं बताती हूँ आपको, देखें ब्लैक कॉफ़ी होती है बहुत कड़वी, अब वो एक्स्ट्रा हेल्दी चीज़ है जो बताई जाती है हमें, ठीक है। और साथ में जो है बिस्किट होता है, तो मैं ना देखिए अब आप बहुत ज़्यादा हेल्दी भी लेने लग जाते हैं तो एक्सट्रीम होती है, अब बहुत ज़्यादा आप अनहेल्दी भी लेना शुरू जाते हैं तो एक्सट्रीम होती है। मैं इत्तेदाल पसंद हूँ, मैं बैलेंस कर देती हूँ, मैं ब्लैक कॉफ़ी के साथ बिस्किट खा लेती हूँ। ना उसका फायदा हो ना इसका नुकसान हो, फाइन। फायदा का नुकसान ही हो, बिस्किट का तो नुकसान ही होगा। कॉफी का फायदा तो बैलेंस हो गया। हाँ तो वो बैलेंस हो जाता है। देखिए ये हम इस पे बिलीव क्या वाकई ऐसा होता है, नहीं होता? बट एनी हाउ मैं अपनी सेहत का आजकल बहुत ख्याल भी रख रही हूँ, ठीक है। अब इस बात पे नोट कर रहे हैं हम, वैसे वाकई बहुत ख्याल रख रही हैं आप। ओके चलें, क्या करना चाहिए आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए, डाइट में कौन सी चीज़ें आपने शामिल करनी है, प्लस ये जो चीज़ें आपने ये सोच कर शामिल की हैं कि उसका बहुत फ़ायदा, और ये सोच कर शामिल नहीं किया नुकसान है, इस पर हम बात करेंगे। वी हैव विद अस डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं हफ्सा नज़ीर, उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या करती हैं आप जो इतना ग्लो करती हैं? अच्छा खाती हूँ, बहुत अच्छा खाती हूँ। अच्छा खाती हैं, अच्छा सोचती हैं। और आप लोगों के मेकअप आर्टिस्ट का भी कमाल है। वो तो हल्की फुल्की टचअप्स होते हैं, हम तो सारे टचअप्स सिखाते हैं। हम तो टचअप सिखाते हैं, तीनों बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। सो आपसे बताएं कि एक सबसे साबित कार्बोहाइड्रेट थिंग, ये कार्ब्स को लेके एक बड़ा होता है जी, कार्ब्स खाएंगे तो ये शुगर है, वजन बढ़ेगा। अब कार्ब्स की जरूरत तो है बिकॉज जरा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्ब्स, तो प्लीज इस पे एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मील टाइमिंग, अगर आप 700 कैलोरीज भी खा रहे हैं ना और आप रॉन्ग टाइम पे खा रहे हैं तो वो आपको मोटा कर रही होती हैं। अगर आप 1800 कैलोरीज भी खा रहे हैं ना और आपका टाइम ठीक है तो आप पतले होंगे और आपका वेट लॉस होगा। कार्बोहाइड्रेट की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाने हैं वो दिन के फर्स्ट मॉर्निंग हाफ में खा लेने हैं। फर्स्ट हाफ जो आपका डे का होगा उसमें आपने जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं ना 3 बजे तक ख़त्म कर दें उनको खाना। 3 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं। जो हमारी रिकमेंडेशन है, जो हमारी न्यूट्रिशन थ्योरी कहती है, वो कहती है कि एक हेल्दी पर्सन को 45 से 60% तक कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में चाहिए। लेकिन उसमें आपकी चॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये ना हो कि आप एक ही ग्रुप खाते जाए। जैसे अभी आप बिस्किट की बात कर रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप एक बिस्किट खाते हैं उसका कोई नुकसान नहीं है, आप खा सकते हैं। और अगर 2 खा लेते हैं, 2 खा लेते हैं नहीं, और अगर 3 खा लेते हैं, अगर आपने यही कार्बोहाइड्रेट्स दिन में खाने हैं, अगर आपने यहाँ से ही अपने आपने मतलब उन 60% में आपके बिस्किट भी इंक्लूडेड हैं, आप खा सकते हैं। मॉडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मील टाइमिंग कोशिश करें खा लेना जी, कोशिश करें कि जो कार्बोहाइड्रेट मेहमानों को भी खिलाएं, कोशिश करें। नहीं थैंक यू सो मच। नहीं अब तो हम आपको खिला टाइम है, देख लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, ये वैसे भी मेरा फेवरेट बिस्किट है। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आप कार्बोहाइड्रेट किस टाइम पे खा रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग में खा रहे हैं, अगर आपने अपने 70% कार्बोहाइड्रेट्स अपने ब्रेकफास्ट में खाएं, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल मोटा नहीं करते। अगर इस तरह से आप 2 बजे सो के उठ रहे हैं, 3 बजे आपका नाश्ता हो रहा है और आप उसमें भी कार्ब्स खा रहे हैं, उसके बाद आपका डिनर रात के 10-11 बजे हो रहा है, आप उसमें भी कार्ब्स खा रहे हैं, फिर आपको कार्ब्स फिर तो मसला होता ही है। अच्छा अब ये वाली तो आपने बात की कि सुबह उठ के आप कार्ब्स खा रहे हैं, और लेकिन उसके बाद अगर आपकी 3 बजे अगर आप खा भी रहे हैं तो उसके बाद अगर आपका पूरा दिन कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, भागने का काम है, चलने का काम है, और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली उसमें भी तो
फ़ायदा होगा ही। होगा, लेकिन हमारा जो मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है वो मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव होता है, सही। डे में फर्स्ट हाफ में ज़्यादा एक्टिव होता है और हमारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू इवनिंग। अच्छा, हमारी बॉडी को कार्ब्स की कितनी ज़रूरत होती है? 45% आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए एंड इट डिपेंड्स। अगर आपकी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है तो आपको 60% तक चाहिए। अब एक ग्रोइंग बच्चा है, एक स्कूल गोइंग बच्चा है, हम उसके कार्ब्स बंद करवा दें? नहीं करवा सकते। उसको ज़्यादा एक चाहिए। टीनेजर है, कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं, आपको पता है कितना भागते दौड़ते हैं, उनके हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बंद करवा सकते। उनको तो हम 65% तक भी रिकमेंड करेंगे तो उनकी कैलोरीज पूरी नहीं हो रही होती। जो 9 to 5 जॉब करें बस बैठे हुए उनको बैठे जरा हुए कार्ब्स हैं, कम उनको करा दें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 3 बजे तक अपने कार्बोहाइड्रेट, और जैसे ही आप अपने मिडल एडल्टहुड में चले गए हैं ना, जैसे आप 30s में आ गए हैं, तो उसके बाद आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट करना 30 है। में अगर आ गए तो कार्ब्स कम करने हैं। जी, हम दोनों के लिए नहीं अप्लाई होता, आपके लिए होता है। अब मेरी 30 मान नहीं, क्योंकि हम नहीं लड़कियां तो मानते, हाँ, हमेशा तो स्वीट सोचते 16 ही हैं। रहती और हैं। मेरी So, क्या एज है? आपकी तो 18 नहीं, आपकी सही 16 बताया प्लस ना, 2, 18 16 प्लस 2 मैंने भी ही कहा ना। 18 ईयर्स, तो हम तीनों पे अप्लाई नहीं होता है। वो जो लोग जो 30 पे आ चुके हैं, 30 क्रॉस करने लगे हैं, उन पे उन पे अप्लाई होता है। जी, आपके लिए। अच्छा, अब सर, अक्सर लोग जो हैं वो जब वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं या वेट मेंटेन करने की बात कर रहे होते हैं, वो अंडा उबालते हैं, अंडे की जर्दी छोड़ देते हैं और सिर्फ अंडे की सफेदी खाते हैं। वो कहते हैं जी अंडे की जर्दी जो है वो आपका वजन बढ़ाती है। ये क्या कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ाती है। या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है? क्या ये मिथ है? ये बिल्कुल मिथ है। अंडे की जर्दी में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, लेसिथीन उसको हम कहते हैं। इसमें एक न्यूट्रासोटिकल मौजूद होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अच्छा। वो लोग जिनको जेनेटिक हाइपरलिपिडीमिया होता है, मतलब उनकी जेनेटिक्स में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, उनको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। अगर वो दिन के 4 अंडे खा रहे हैं तो वो 2 की जो है वो यॉक खा लें और 2 की सिर्फ वाइट खाएं। और अगर आप नॉर्मल हैं, मैं या आप, अगर हम एक दिन के 3 से 4 अंडे खा रहे हैं तो हम जर्दी खा सकते हैं। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करना है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं, तो फिर हम कहते हैं कि आप थ्राइस अ वीक जो है वो अंडे की जर्दी खा लें ठीक है। और बाकी दिन जो है वो सिर्फ आप वाइट्स ले लें। लेकिन अंडे की जर्दी आपको बिल्कुल भी मोटा नहीं करती, ना ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। मॉडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी जिगर पे चर्बी आनी है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने हैं, वो शुगर से आने हैं, वो रोटी से बढ़ने हैं, वो चावल से बढ़ने हैं। आपके जिगर पे फैट सारा कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है, वो अंडे की जर्दी से नहीं आ रहा। ये बिल्कुल एक मिथ है। जब अंडा खाएं तो उसको कंप्लीट खाएं, जर्दी को बिल्कुल ज़ाया ना करें। ओके, और हाफ फ्राई और हाफ बॉयल में देखते हैं ना जर्दी थोड़ी सी liquid, तो सॉफ्ट वो होती ठीक है। होता है वो उस तरह? ठीक होता है। सम टाइम ये बिलीव किया जाता है, एक बैक्टीरिया है उसको हम साल्मोनेला कहते हैं, वो कच्चे अंडे में पॉजिटिव होता है, तो उसको खाने से डायरिया हो सकता है। इस वजह से कहते हैं कि जब हम जर्दी को थोड़ा सा कच्चा छोड़ते हैं तो वो साल्मोनेला एक्टिव होके आपको डायरिया कर सकता है। अदरवाइज आप जिस भी फॉर्म में एग खा रहे हैं तो आप खा सकते हैं उसको। आप हाफ फ्राई करके खाना चाहें, आप उसको बॉईल करके खाना चाहें, आप उसको ऑमलेट खाना चाहें, जिस भी फॉर्म में खाते हैं आपको अच्छी वाली प्रोटीन मिलती है, अच्छे वाले फैट्स मिलते हैं जो आपकी स्किन को अच्छा कर रहे होते हैं, जो आपके विटामिन डी को बढ़ा रहे होते हैं, आपकी बोन्स को अच्छा कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ आपके बालों को अच्छा कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम कहीं भी अगर जाएं किसी डॉक्टर के पास भी तो वो सबसे पहले 3 चीजें बंद करा देता है, चावल, चीनी, चिकनाई। हाँ, और चावल, चीनी, चाय, चिकनाई, ये भी होता है। चीनी भी नहीं खानी, चावल भी नहीं खाने। और बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट तो कहते हैं हम ना आज ज्यादा सारे चावल खा के आ गए हैं, आपने बंद कर देना है। हर डॉक्टर कहता है चाय एंटीऑक्सीडेंट का सबसे बड़ा सोर्स है, लेकिन चाय का मतलब ब्लैक टी है। अगर आप उसमें दूध भी मिला रहे हैं थोड़ा घर का, लेकिन चीनी मत डालें चाय में। शुगर इज़ नॉट अ गुड थिंग। शुगर मैं कहती हूँ कि जहर है, वो जिस भी फॉर्म में आप ले रहे हैं। लेकिन चावल आप किस तरह से खा रहे हैं और कितने बजे खा रहे हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में राइस खा रहे हैं तो इट्स फाइन, आप खा सकते हैं। अगर आप लंच में चावल खा रहे हैं, आपकी प्लेट इस तरह से होना चाहिए, आपका पोर्शन के आपका एक पोर्शन चावलों का हो, एक आपके सैलेड का हो, एक योगर्ट का हो। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीज़ एक्टिव हुई थी, हमने देखा कि चावलों के साथ रायता खाना जहर है, ये तो नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, चावलों के साथ आप दही खा सकते हैं, ये प्रोबायोटिक का अच्छा सोर्स है। ये इसके साथ साथ इसमें बहुत अच्छे जो है वो बैक्टीरिया जो आपके गट फ्रेंडली हैं, और आप सैलेड खाएं। तो चावल आपको बिल्कुल मोटा नहीं करते, वो आपने किस टाइम पे खाने हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ चिकनाई, डिपेंड करता है हम सोर्स कौन सा ले रहे हैं। हम अपने ब्रेन को कहाँ से एनर्जी देंगे, हमारा हेयर फॉल हो जाएगा, हम चिकनाई बंद कर देंगे। चिकनाई आपने कौन सी खानी है और किस फॉर्म में खानी है इंपॉर्टेंट है। देसी घी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सही।
अब अगर मैंने ये कह दिया तो लोगों को लगना है कि अनलिमिटेड देसी घी खाना है, ऐसा नहीं। जरा सा भी डेली बेसिस पे कहते हैं कि देसी घी अगर खाओ तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। नहीं, मैं बताती हूँ, आजकल आपने देखा है घी कॉफी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। घी कॉफी सुबह को ब्लैक कॉफी में घी मिला के लेने से एक तो आपकी स्किन इतनी अच्छी प्लम्प होगी। अभी जो हम हाइलुरोनिक एसिड की बात करें वो नेचुरल आपकी बॉडी में जाएगा। जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप वेट लूज भी कर रहे हैं, आपको गट का कोई भी मसला है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपको डाइजेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आपने 1 टेबलस्पून घी जो है वो गर्म पानी में सुबह को मिला के ले लेना है। अच्छा, कॉफी में या पानी में ज्यादा कॉफी में लें। अगर आप वेट लूज की तरफ जा रहे हैं और आप थोड़ा जो है सुबह सुबह उठ के स्लिपी फील करते हैं तो आप कॉफी के साथ ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी के साथ। और अगर आपको कोई गट रिलेटेड इशू है तो उस टाइम आप ब्लैक कॉफी को अवॉइड करें, तो आप उसको पानी में मिला के नहीं, इससे आपका वेट लूज होता है। एक दिन में जैसे हम एडल्ट्स हैं, हमारे लिए जो देसी घी की रिकमेंडेशन है वो 26 ग्राम तक है, मतलब 13 ग्राम का 1 स्पून होता है। तो हम 2 से 3 चम्मच मैक्सिमम अपने खाने में मिला के, रोटी सब में इंक्लूड करके 3 चम्मच तक देसी घी खा सकते हैं। टेबल स्पून होता है 13 ग्राम का। हाँ, मेरे पास एक पेशेंट आता था, वो उसका वेट बढ़ गया। मैंने उसको कहा सुबह जौ के दलिए में देसी घी का चमचा मिला के लेना है, तो उसका वेट बढ़ गया। और जब उसकी मदर साथ आई तो आई वाज वेरी मतलब वरीड। मैं कही थी इतनी कम कैलोरीज, तो कहती है आप तुसी अपा ही क्या सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇ ਦਾ चमचा पाक देना। मैंने पूछा कौन सा, कहते जिन्ना सालन पकाई ना मैं 1 चमचा वो पा के देती सी। तो वो कितनी ज्यादा कैलोरीज है, मतलब आपको 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज मिल रही हैं देसी घी से। तो वो बहुत ज्यादा कैलोरीज बन जाती हैं, तो कैलोरीज का ख्याल रखना है। दूसरा जो बहुत अच्छा फैट का सोर्स है वो ऑलिव ऑयल है, सबसे अच्छा सोर्स है जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ साथ नट्स में जितना भी फैट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। चिकन से जो आपको फैट मिल रही है, मीट से फैट मिल रही है, मिल्क से फैट मिल रही है, ये सारी हेल्दी फैट्स हैं। ट्रांस फैट्स वो हैं जो आप बॉइलिंग पे ले जाते हैं टेम्परेचर, या हम फ्राई फॉर्म में खाते हैं, तो वो जो है हमारे लिए नुकसानदेह है। दूसरा जो डॉक्टर्स कहते हैं चिकन भी छोड़ दो, ये भी नहीं आपने सुना होगा आजकल चिकन नहीं खाना, ये होता है वो होता है। उसमें भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप किस तरीके से खा रहे हैं। देखिए, मीडियोकर्स फैमिलीज हैं जिनके घर में सिर्फ प्रोटीन का सोर्स चिकन आता है, हम उनको किस तरह से कह दें कि चिकन छोड़ दें। हर कोई जो है वो देसी चिकन अफोर्ड नहीं करता, तो मेरा ख्याल है कि उसमें भी डिपेंड करता है आप किस तरह से खा रहे हैं। अब एक फैमिली है या जो बहुत ज़्यादा कोई एलीट क्लास है, वहाँ पे चिकन आएगा, वो लोग, उनके बच्चे बर्गर खा रहे होंगे, नगेट्स खा रहे होंगे, फ्राई चिकन खा रहे होंगे, वो मेथड ख़राब है। अगर किसी एक फैमिली में चिकन आता है और वो अच्छे तरीके से घर में 2 से 3 दफ़ा वीक में सालन बना के खाते हैं, तो आपको वो भी नुकसान नहीं दे रहा होता। और जहाँ तक चीनी की बात है, तो चीनी से तो मेरी बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। डेफिनेटली आपको पता है हमारे जो कैंसर सेल की डाइट है वो भी चीनी है। हमारी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लेमेशन रिलेटेड डिजीज़ हैं, आपको जितनी जोड़ों की बीमारियाँ हैं, आपको पट्टों की बीमारियाँ, आपका हेयर फॉल है, आपके हल्के हैं, आपकी झुर्रियाँ हैं, ये सब के सब चीनी के दोस्त हैं। एजिंग की तरफ आपको शुगर डायरेक्टली शुगर से रिलेटेड है। और उसके साथ साथ हम अपने बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पहले शुगर रखी होती है, साथ ब्राउन शुगर कलर दे के रखी होती है। ये समटाइम ब्राउन शुगर भी, हम एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी चीज़ खाने के बाद आपकी बॉडी में शुगर लोड कितना बढ़ेगा। तो वो शक्कर का भी सेम है और वो चीनी का भी सेम है। हनी इज सेफ, वो फ्रुक्टोज होता है क्योंकि वो आप बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि हनी तो शिफा है, जितना मर्जी इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। उसमें भी आपने मॉडरेशन का ख्याल रखना है। बस उसका जो सोर्स आ रहा है वो फ्रुक्टोज है, वो बर्न जल्दी हो जाता है, बहुत कम मिकदार में यूज़ करते हैं। चीनी, हाँ 1 चम्मच, और पूरे दिन में 1 चम्मच, ठीक है ना, क्योंकि वो आप उस पर 2 से 3 ड्रॉप अगर आपको चाय में आदत है। और जो सबसे ज़्यादा सेफ शुगर है वो हम स्टीविया को कहते हैं, एक नेचुरल प्लांट है, 0 कैलोरिक शुगर है। अगर आप उसके 2 से 3 पत्ते भी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, मेरे तो बिल्कुल दोस्त नहीं है वो। मैंने डायबिटीज़ वाले बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं आजकल जो आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनमें मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो चीनी आपने छोड़नी है, चावल को मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है और अच्छी वाली चिकन। ये जो हम ड्रिंक्स पी रहे होते हैं और हम कहते हैं कि ये तो शुगर फ्री ड्रिंक्स है क्योंकि उसके ऊपर कैन पे लिखा होता है, तो वाकई क्या इतनी सारी कैफीन होती हैं। और शुगर फ्री ड्रिंक्स ठीक है, वो कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो आपको कम कैलोरीज दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसके ड्रॉबैक्स देखते हैं तो सबसे बड़े जो ये अल्जाइमर डिजीज आ रही है, ये डिमेंशिया आ रहा है, वो नहीं ड्रिंक्स की वजह से आ रहा है। तो उसमें आपको बहुत सारे नुकसान बॉडी में हो रहे होते हैं। ग्रीन टी कितने फायदेमंद होती है? ग्रीन टी के तो हम फायदे गिनने लगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे। ग्रीन टी सबसे अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। एक हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ठंडे और गर्म का है। अगर पेशेंट को किसी को कह दे आ मैनू ठंडा लगता है, मैनू गर्म लगता है, ग्रीन टी बिल्कुल गर्म नहीं होती, इसकी तासीर ठंडी है, आपके वेट लॉस में हेल्प करती है, आपकी गट को जो है
वो उसके लिए इतनी फ्रेंडली है। सिर्फ वेट लॉस के लिए इस्तेमाल नहीं करना, आपको गट रिलेटेड, आपको स्टमक रिलेटेड कोई इशू है उसके लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे ग्रीन टी पीने से हमें तो दाने निकल आते हैं क्योंकि गर्म है, और वही किसी अच्छे बड़े वाले जाके किसी मॉल में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का 10,000 का सीरम बाय कर लेंगे और वो एक्नी के लिए बाय कर लेंगे, क्योंकि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता ही जो है वो एक्नी के लिए इस्तेमाल है। तो आपके ग्रीन टी पीने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है। मोरिंगा भी एक ग्रीन टी है, उससे आपका जॉइंट पेन चला जाता है। और इसी तरह अगर ग्रीन टी के टी बैग को आप आंखों पे यूज करें ठंडा करके तो वो आपके हल्के खत्म हो जाते अच्छा, हैं। मोरिंगा के क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि उसका भी रुझान हमने देखा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है। वेट लॉस में इसका कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम होती है, जॉइंट्स की बीमारियां कम होना शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों को हार्मोन्स के मसाइल हैं, फॉर एग्जांपल पीसीओएस है, उसका मसला बहुत कम होता है क्योंकि बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा ग्लाइसेमिक कंट्रोल करता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो इससे HbA1c का रिकॉर्ड जो है वो बहुत नीचे जाना शुरू हो गया जिन पेशेंट्स को दिया है। इसको इस्तेमाल अगर किया जाए मोरिंगा पाउडर को, तो उसको किस तरीके से, किस टाइम पर बेस्ट अगर आपको, क्योंकि मोरिंगा अगर डायरेक्ट जब हम खाते हैं तो पेशेंट्स को थोड़ा सा मसला आता है, मुंह में छाले बनते हैं। अगर डायरेक्ट उसका चम्मच लेना शुरू करें, और वो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा मुश्किल है खाना, वो मुश्किल लगता है, तो आप उसको टी की फॉर्म में भी ले सकते हैं। और मैं तो हमेशा स्मूदी में ऐड कर लेती हूँ। जैसे कोई भी आपने मोरिंगा है कभी दही में ऐड करके ले लिया, कभी किसी स्मूदी में ऐड करके ले लिया। सबसे अच्छा सोर्स है, मैं अपने बच्चों को मोरिंगा की रोटी खिलाती हूँ। जब उनका आटा गूंथते हैं तो उसमें 2 से 3 चम्मच मोरिंगा मिला देते हैं, तो आप रोटी में मिला के दे दें, आप किसी भी फॉर्म में उसको इस्तेमाल ये तो वैसे बड़ी तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, और कुछ नहीं तो आप सालन में 1 चम्मच मिला। अच्छा, और वैसे ये है कि दही आप लें थोड़ा सा, और दही के अंदर आप 1 स्पून ऐड करें, उसको मिक्स करें, और सुबह के टाइम ज्यादा बेहतर है, दिन में, रात में, या किसी भी टाइम आप मोरिंगा लेना चाहते हैं। अगर आप मॉर्निंग में लेना चाहते हैं, आप दही योगर्ट में ऐड करके ले लें, आप इवनिंग में लेना चाहते हैं, आप टी में ऐड करके ले लें, रोटी में ऐड करके ले लें, लेकिन दिन में 2 से 3 दफा अगर आप डायबिटिक हैं तो लाजमी इस्तेमाल करें। आप अश्वगंधा का बहुत ट्रेंड है आजकल, और बहुत फवाइद भी उसके सुने हैं, तो प्लीज बताएं अश्वगंधा एक तो कि किस वक्त, जैसे सबीन का भी सवाल था, किस वक्त लेना चाहिए? अच्छा, और साथ में क्या इन दोनों चीजों को, मोरिंगा और अश्वगंधा, इन दोनों को क्या एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, दोनों एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग इफेक्ट है दोनों का, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है दोनों का। अश्वगंधा जिन मेल्स ने लिया, जिनको बालचर का प्रॉब्लम हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट हुआ। मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलती है, मेल्स के हार्मोन को इम्प्रूव करता है, इसके साथ साथ हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को हमारी बॉडी में कम करता है। मोरिंगा के भी सेम फंक्शन है। अगर आप अश्वगंधा लेना चाहें, उसका बेस्ट टाइम प्री ब्रेकफास्ट है। वो लोग जिनको हार्मोन्स के मसाइल रहते हैं वो मॉर्निंग में लें, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, या नाइट में लें, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो लोग जो डिफरेंट रीजंस के लिए लेना चाहते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन के लिए लेना चाहते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए लेना चाहते हैं, तो वो दिन में इस्तेमाल करें। और अश्वगंधा को हमेशा कोशिश करें कि उसको डायरेक्ट पानी के साथ लें, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो, उसी किसी फूड के साथ मिला के। अच्छा, मैं इसी तरह करती हूँ, मैं तो गर्म पानी 1 कप में ले लिया, उसके अंदर 1 टीस्पून जो है अश्वगंधा डाल के, वो बहुत अच्छा है, कैप्सूल फॉर्म में उसको भी मिक्स आता करके है। आपके उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, जिनके हेल्थ बेनिफिट जिन चीजों के ज्यादा होते हैं, तो उनके बारे में टेस्ट नहीं सोचना कैप्सूल लेते हैं, टेस्ट का पता ही नहीं चलता। हाँ, कैप्सूल्स भी मैंने बताया ना कि अगर आपको थोड़ा टेस्ट का इशू है तो आप अश्वगंधा लें, उनको कैप्सूल्स में फिल कर लें, खुद से फिल कर लें, और वो कैप्सूल लेना शुरू कर दें, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका होता है। आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। कैप्सूल में तो इतना ज्यादा नहीं आता, तुम 1 टीस्पून ले मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि वो बहुत इफेक्टिव होता है, कि अब ज्यादातर जो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करें वो पाउडर फॉर्म में होता है, कि आप गर्म पानी लें सिंपल, उस गर्म पानी के अंदर वो, और इनफैक्ट ये भी कुछ डॉक्टर्स को मैंने रिकमेंड करते हुए देखा कि अगर आपको बहुत ज्यादा टेस्ट बुरा लगता है और आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा होता, तो स्मूदी बनाते हैं, स्मूदी के अंदर ऐड करके पिए, पता भी नहीं चलता। कैप्सूल अगर आप 2 से 3 लें तो उसमें 1 टीस्पून या टेबलस्पून आ सकता है। अच्छा, 2-3 कैप्सूल लेने को मसला नहीं है? कोई मसला नहीं है। जब आपने 1 टेबलस्पून लेना है तो आप 3 कैप्सूल के अंदर फिल करके ले सकते हैं। ओके, दैट्स नाइस। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस, के ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं तो 1 कैप्सूल लेता था, अभी समझ आई मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों नहीं हो रहा। हैप्पी हार्मोन के लिए मुझे 3 कैप्सूल खाने पड़ेंगे। अच्छा, उससे नींद बहुत अच्छी आती है, मेरी मसल रिलैक्स हो जाते हैं ना, मेरी बहुत इतनी अच्छी नींद होगी अश्वगंधा के बाद के, और मैं क्योंकि मैं रात में ही लेती हूँ, क्योंकि मैं उससे स्लीपी फील करती हूँ, मुझे नींद आती है। रिलैक्स हो जाते हैं ना डायरेक्टली। आप 2 घंटे पहले ले लें सोने से, एक गर्म पानी लें, कप में नीम गर्म पानी, उसके अंदर 1 चम्मच मिलाएं, उसको घोल के पी लें, नाक बंद करके, दिमाग डायरेक्टली आपकी बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज होता है ना, जो स्लीपिंग हार्मोन होता है, और आप बच्चों की तरह सोते हैं, लिटरली आपकी आंख नहीं खुलती पूरी रात। क्या बात है, जबरदस्त। तो एक अनइंटरप्टेड स्लीप के लिए अश्वगंधा बहुत जरूरी है। ऑलराइट जी, अब आते हैं कि एक मेथड है जो कि हम बचपन से सुनते हैं, स्टिल हम उस पे आई थिंक उसने डीबंक नहीं कर पाए, दैट इज दूध के साथ मछली या मछली के साथ दूध लेना चाहिए, है ना। तो ये हमारे यहाँ एक तो मछली इतने थोड़े टाइम के लिए आती है, आपने देखा है,
दूसरा, बहुत सारे हमारे बच्चे आजकल जो न्यू जनरेशन है वो टेस्ट कॉन्शियस होते हैं। हमारे यहाँ मछली को सबसे पहले तो बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। या तो मछली का ला के भाई सालन कौन पकाता है, उसको सालन बना के उसके अंदर एडिशनल इतने सारे घी ऐड करके, या फिर हमारे वहाँ फैसलाबाद में भी और अक्सर जगहों पे आपने देखा इतना इतना रश लगा होता है, यहाँ से बड़ी अच्छी फ्राई मछली मिल रही है, यहाँ से बड़ी इतना सारा। मछली में तो ओमेगा 3 है। अब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करें, पूरी दुनिया में रिसर्च ही ओमेगा 3 फैटी एसिड पे हो रही है। हर बीमारी के इलाज के लिए ओमेगा 3 को इस्तेमाल किया जा रहा है और अल्लाह ताला ने हमारे जितने भी सी फूड्स हैं उसमें रखा ही ओमेगा 3 है। तो मछली हमारे लिए सबसे अच्छा सोर्स है। फ्राइड खाने का सबसे पहला नुकसान है आपको इतना सारा ट्रांस फैट मिल रहा है, आपको जो मछली के बेनिफिट्स मिलने हैं वो नहीं मिलने। दूसरा, जहां तक बात है उसका मिल्क के साथ इंटरेक्शन, जिन लोगों को मछली से एलर्जी होगी सी फूड से, उनको वो दूध पिए या ना पिए उनको उससे एलर्जी होगी, वो उनकी बॉडी का इफेक्ट है, वो ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स है। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम एशियंस को मोस्टली इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो स्किन की बीमारी जिन लोगों को आती है वो फिश की वजह से नहीं होती, वो किसी और रीजन की वजह से होती है। और ये भी कहा जाता है कि खास किस्म की वो फिश हाँ, वो होती एक है, खास वो किस्म, एक ही उसमें बहुत होती है ज्यादा मरकरी होता है, जिसमें बहुत ज्यादा मरकरी है, बहुत ज्यादा रेयर है, वो यहाँ से नहीं मिलती। हमारे यहाँ तो यहाँ रहू मछली मिलती है मैक्सिमम, हम यही खाते हैं, तो इसलिए इस तरह का हाँ, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों को नहीं खिलाते फिश। आपने 3 मंथ्स के लिए अब फिश आनी है, लाजमी अपने बच्चों को खिलानी है। वो लोग जिनके बच्चों को बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, इम्यूनिटी का इशू रहता है, जिनकी चेस्ट खराब रहती है, इधर से सर्दी आई बच्चे बीमार हो गए, अगर आप डेली उनको जो है वो थोड़ी सी एक पीस भी फिश खिलाना शुरू कर दें, इतना सारा ओमेगा 3 जाएगा उनकी बॉडी में, इतनी सारी इम्यूनिटी जाएगी। आपके अगर बाल गिर रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, हार्मोन रिलेटेड मसाइल आ रहे हैं, तो आपने मछली खाना शुरू कर देनी है। उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि आपने फ्राई नहीं खानी, थोड़ा सा अपने टेस्ट बड्स को डेवलप करें। अगर हम मछली को एप्पल साइडर विनेगर से धो लें तो उसकी स्मेल चली जाती है, और अगर हम उस पर ज़्यादा सारा गार्लिक है और लहसुन अदरक लगा लें तो हम उसकी फिर भी स्मेल चली जाती है। अजवाइन से उसको वॉश कर लें, मैं तो वो औरतों की तरह मशवरे भी साथ दे रही हूँ, बड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि अक्सर चीज़ें तो आपको स्मेल चली जाती है, उसके लिए फ्राई करने की जरूरत नहीं है। तो मछली को योगर्ट लगा के और उसमें घर के मसालों से उसको मैरिनेट करके उसको स्टीम करके खाएं, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा है। बॉयल करके खाएं, और उसके बाद अगर आप उस पर स्पाइसेस घर के ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, तो उसको फ्राई खाने की जरूरत नहीं है। और मछली के साथ दूध पीने से आपको किसी किस्म की भी कोई एलर्जी या स्किन की बीमारी नहीं होती, इसलिए अपने बच्चों को मछली से दूर ना रखें और खुद भी दूर ना रहे। 3 मंथ्स के लिए आनी, इसको लाजमी 3 तो नहीं, सितंबर से लेकर अप्रैल तक हमारे तो वहाँ नवंबर दिसंबर के बाद आती है, और उसके बाद फरवरी और मार्च में चला जाता है। उसमें आप मछली खाएं, वो एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है। मोस्टली सितंबर टू अप्रैल ही होती है, कोई एरिया टू एरिया मैटर नहीं करता ये चक्कर। लेकिन इसमें क्योंकि वो सस्ती हो जाती है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी में लोगों के लिए मई जून और जुलाई में उसका ब्रीडिंग सीजन होता है, इसलिए उसके शिकार पे पाबंदी होती है, और यही हमें कहा गया कि उस वक्त मछली का शिकार ना किया जाए। बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर आप उसे खा सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि फ्रोजन का भी रुझान है तो थ्रू आउट द ईयर चल रही होती है। अच्छा, इसमें अब ये बताएं कि प्रोटीन लॉस जो हम 30 जैसे आप 30 क्रॉस किया तो प्रोटीन लॉस शुरू हो जाता है आपका। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि जो जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, मसल बिल्डिंग कर रहा है, वो तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं, बाकी लोग नहीं बढ़ाते प्रोटीन। जी है, सही है। अच्छा, प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है आफ्टर 30 आपने याद रखना है, मेल्स में 1.3 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट होनी चाहिए, और फीमेल्स में भी 1.2 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट होनी चाहिए। तो प्रोटीन आपने बढ़ानी है। जैसे ही आपने 30 क्रॉस करना है, आपने कोशिश करनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपने कम कर देने हैं, वही आपने अपनी एनर्जी जो है वो प्रोटीन से बढ़ानी है, ताकि आपका मसल लॉस ना हो, आपको झुर्रियाँ ना पड़े, आपके बाल ना गिरे, आपकी बॉडी जो लूज ना हो। और उसके साथ साथ जो जिम्स वाली प्रोटीन है उससे तो मेरा बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। मैं कहती हूँ ये जो जिम्स में मिलने वाली प्रोटीन्स है, ये जो पाउडर है, ये न्यूट्रिशन की दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम है। इसमें इतने सारे सिंथेटिक केमिकल्स हैं, उसके साथ साथ फ्लेवर इन्हांसर्स हैं, साथ इतनी सारी शुगर सेल की जा रही है। उसमें एक छोटा सा पार्ट प्रोटीन का होता है, उसके बाद सारे केमिकल्स होते हैं। जो आपको प्रोटीन नेचर से मिलनी है, नेचुरल सोर्सेज से मिलनी है, अगर आप जिम भी कर रहे हैं, किसी अच्छे हेल्थ प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, आप उससे जाके एक अच्छा डाइट प्लान डिजाइन करवाएं जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो नेचुरल डाइट से प्रोटीन का सोर्स बना वो नेचुरल। अच्छा, अब प्रोटीन तो बाकी चीजें हम ये बात कर रहे होते हैं ना, अच्छा विटामिन डी लेना मुश्किल है क्योंकि सूरज है, फलाना 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 बहुत सारी चीजें होती हैं। अब प्रोटीन का सोर्स तो इतने ज्यादा है, हमारे पास अंडा प्रोटीन है, हमारे पास चिकन प्रोटीन है, बीफ प्रोटीन है, मटन प्रोटीन है, चलिए आप अफोर्ड नहीं करते, चने प्रोटीन है, दालें प्रोटीन है, बीन्स प्रोटीन है। मतलब आप घर की कोई चीज उठाएं उसके अंदर प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है। और जिनके जो पाउडर है उनकी कॉस्ट आप देखें ना 30,000 तक वो पाउडर मिलते हैं। तो क्या पड़ी ऐसे करने से? अच्छा हफ्सा, अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा होता है कुछ लोग ना सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, डॉक्टर के मशवरे के बगैर भी ले रहे होते हैं काफी सारे लोग,
कि फलानी डेफिशिएंसी ना हो जाए, और कुछ लोगों को डेफिशिएंसी नहीं भी होती, हाँ। वो कहते हैं कि हम मेंटेन रखने के लिए इट्स गुड कि आप सप्लीमेंट्स लें। अब वो विटामिन डी के भी हो सकते हैं, मल्टीविटामिन्स की बात अच्छा, मैं ना हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये आप पे डिपेंड करता है हमारे यहाँ कि आपने इस एज में अपने ऊपर 2000 लगाना है या लेटर 2 लाख लगाना है। तो बेहतर है कि आप सबसे पहले आपको जो सिम्टम्स फील हो रहे हैं ना, आप उनको पढ़ें और वो वाला टेस्ट करवा लें। आप अपना कोई भी डेफिशिएंसी का टेस्ट जो है वो 1000, 1500, 2000 में करवा सकते हैं। विदाउट टेस्ट आप कोई भी सप्लीमेंट्स ना लें। जो बी विटामिन होते हैं ना, वो वाटर सॉल्युबल हैं, और विटामिन सी अगर आप ये ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि बी विटामिन और सी विटामिन ने ये करना है, वाटर सॉल्युबल हैं, जो आपको चाहिए यूज़ हो जाने, बाकी यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाने। लेकिन जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन है ए, डी, ई, के, अगर आप इसको एक्सेस में लेंगे तो ये टॉक्सिसिटी करते हैं, हमारे लिवर में टॉक्सिसिटी करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी डेफिशिएंसी फील हो रही है, सबसे पहले उसका टेस्ट करवाएं, उसके बाद आप सप्लीमेंट खाएं। और फिर जो आप रूटीन बना रहे हैं सप्लीमेंट्स लेने की, वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, क्योंकि लोगों को पता नहीं आयरन के साथ कैल्शियम लेना है, D3 के साथ K2 लेना है, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम K2 लेना है, कॉम्बिनेशंस आपको नहीं पता होते ना। फैटी मील के साथ कौन सा लेना है, पानी के साथ कौन सा लेना है। तो बहुत सारे लोग इतने इतने महंगे सप्लीमेंट्स लेके ज़ाया कर रहे होते हैं। तो कभी भी घर पे बैठ के आप सप्लीमेंट खुद से डिसाइड ना करें, हमेशा सबसे पहले टेस्ट के लिए जाएं, उसके बाद जो है वो आप सप्लीमेंट लेना शुरू करें। कि जो विटामिन सी की जो बात हम कर रहे होते हैं, उसके गोलियां भी मिल रही होती हैं, उनको आप पानी में हल करके पी रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आप वैसे रोज पी लें तो ऐसे उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, उससे आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है और आपकी एनर्जी भी मिलती है। तो इज इट फाइन क्या विटामिन सी डेली लेना? एब्सोल्युटली फाइन। आप दिन में 1000 मिलीग्राम तक भी अगर विटामिन सी लेते हैं, ये आपके लिए सेफ है, वाटर सॉल्युबल है। अगर आप एक्सेसिव ले भी लेंगे, आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। और अगर आप विटामिन सी नेचुरली लेना चाहते हैं, डेली 1 ग्लास लेमन वाटर पीना शुरू कर दे। विटामिन सी सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। जब हम विटामिन की बात करते हैं, सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई और विटामिन सी है, और इसका डायरेक्ट रिलेशन है एजिंग से और आपकी स्किन हेल्थ से और आपकी इम्यूनिटी से। कोविड आया था तो लोगों ने इतना विटामिन सी इस्तेमाल किया था इम्यूनिटी के लिए, तो डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जिनका बार बार गला खराब होता है, उनका गला नहीं खराब होता, टूथ हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, स्किन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। हाँ जी, दिमाग ठीक रहेगा, दिमाग वैसे ही ठीक रहेगा जब आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। तो अफसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही आपसे बात करके। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।